नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आशा करते हैं यूं ही आप मुस्कुराते रहिएगा। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स पेडागोजी की, और इसमें क्वेश्चंस की संख्या होगी पूरे 20 क्वेश्चंस होंगे और आपके दिमाग को भी चेक करेंगे। साथ ही साथ इसमें हो सकता है त्रुटियां भी हों, और त्रुटियों के लिए आप इस वीडियो को वॉच करने आए हैं। हर बहन हर भाई को जय हिंद, उनके माता पिता को जय हिंद। वीडियो को वॉच करिएगा और क्वेश्चंस को उठाना स्टार्ट करना है। एक ही शब्द कहना है कि एक जगह चिपक कर बैठ जाइएगा और क्वेश्चंस का धुआं धुआं कर देना है, ठीक है ना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आप पहली बार रहे किसी भी स्टेट से, मुझे स्टेट का नाम लिखें और हर बहन हर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक क्लासेस का सिलसिला जारी है। क्वेश्चन नंबर 1, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे यहां पर परेशान रहते हैं कि संश्लेषण विश्लेषण क्या होता है, या फिर बहुत सारे बच्चों का आंसर जो आ रहा है ना, वो आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है। देखिएगा, यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह रटने की विधि है। क्या यह विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है? क्या इसमें समय व शक्ति दोनों कम लगते हैं? तो कौन सा जवाब होगा? संश्लेषण विधि के संदर्भ में बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, लेकिन हमेशा बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर 2 नहीं आना चाहिए। रटना, ये भी तो हमें देखना चाहिए कि रटना एक निगेटिव है। मैं मानता हूं निगेटिव है, लेकिन रटना किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? संश्लेषण के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, तो यह आंसर नहीं होगा। याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कभी भी आपने अगर ब्लूम का सिद्धांत पढ़ा होगा, हमने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया है। मैंने आपसे कहा कि संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो हम पियाजे में जाते हैं, टेक्सोनोमी की बात करते हैं तो संज्ञानात्मक पक्ष होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान आता है, समझबूझ आता है, अनुप्रयोग आता है, विश्लेषण आता है, संश्लेषण आता है। तो ये कह रहा है संश्लेषण विधि के संदर्भ में क्या विश्लेषण से पहले ही होता है? नहीं। विश्लेषण का मतलब होता है कि कोई भी समस्या को छोटे छोटे भागों में उसको निजात पाना, उसकी समस्या का निराकरण करना, ठीक है, समझ रहे ना? जी हाँ, और अंतर भी, उसके निष्कर्ष का अंतर भी हम कर पाए। और संश्लेषण क्या होता है? संश्लेषण हम बाद में कहते हैं जो विविध तत्वों का ढांचा या पैटर्न बनाता है। संश्लेषण तो विश्लेषण के बाद में आता है भैया मेरे। ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है? तो दिमाग में याद रखना कि पहले विश्लेषण, बाद में संश्लेषण, और संश्लेषण के बाद की स्टेज है मूल्यांकन, ठीक है, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है? विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, व्याख्यान विधि, खोज विधि। अब बच्चों का आंसर देखो, यहां पर या तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, या तो बी आएगा, या तो 4 आ सकता है। अब देखो, यहां पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा, विश्लेषण के साथ। अब मतलब क्या है? मैंने आपको ब्लूम के सिद्धांत में ये पढ़ाया था। ये मैथमेटिक्स का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि छोटे छोटे पार्टों में कोई भी, जैसे मोबाइल है, इसका छोटा पार्ट ये का ये अच्छा है, ये अच्छा है। बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जिनको अलग अलग अध्ययन किया जाता है, और फिर उसमें तर्क रूपी एक निराकरण होता है। मतलब तर्क किया जाता है कि ये अच्छा, वो अच्छा, ये अच्छा, वो अच्छा। तो तर्क कहां से निकलता है? तो तर्क प्रधान भैया विश्लेषण से ही निकलता है, और विश्लेषण के बाद आती है संश्लेषण विधि, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, पहला ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ये पेडागोजी होती है, ये होती है रियल पेडागोजी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए, सिद्धांत लागू होता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, बताएंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो गाइस, अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है। यहां पर आप कहोगे तो ये तो बहुत सर चिंदी सवाल है। कहता है बालकों को कम से कम बताना चाहिए, और बोले कि करके सीखने की विधि पर आधारित करना चाहिए, मतलब उनको खुद ही सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। निगमन विधि होगा, ह्यूरिस्टिक विधि होगा, आगमन विधि होगा, या प्रोजेक्ट विधि होगा? राइट आंसर चला जाएगा ह्यूरिस्टिक विधि को हम कहते हैं क्या? हम कहते हैं अन्वेषण विधि या खोज विधि भी कहते हैं। जिसके प्रतिपादक कौन है? ये है आर्मस्ट्रांग है, नील आर्मस्ट्रांग। क्लियर? याद रखिएगा। निगमन विधि की बात करें, आगमन विधि की बात करें तो यहां पर अरस्तु महोदय चले जाते हैं। प्रोजेक्ट विधि की बात करें तो क्या आप कहोगे किलपैट्रिक चले जाते हैं? मुझे कंफर्म करके कमेंट करिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हम वापस स्क्रीन को बड़ा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है। वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है योजना विधि, करके सीखने वाली विधि, अधिगम अनुभव कितना प्रभावशाली रहे, या फिर उपयुक्त सभी। वैज्ञानिक विधि का मतलब होता है, आप समझ रहे ना, वैज्ञानिक विधि अन्वेषण विधि कहते हैं, या आगमन विधि की भी अगर हम बात कर लें तो भी चलेगा। या वैज्ञानिक विधि में यह होता है कि बच्चा स्वयं तर्क से सीखता है, कल्पना करता है और करके सीखने पर एक
नया आयाम स्थापित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। सभी चीजें यहां पर सक्रिय रूप से भूमिका निभाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है? याद रखना, यू आर ग्रेट, यू आर यूनिक। आज अगर आप 20 में 5 क्वेश्चन लास्ट तक भी सही करते हो ना तो बहुत कुछ कर ले जाते हो। लेकिन जिसने 5 क्वेश्चन देखे ही नहीं और वो वीडियो को छोड़ के चला गया, वो कायर कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि हमारे 5 क्वेश्चन गलत ही हो गए, स्टार्टिंग के 2-3 मैंने करे वो सारे गलत चले गए। अरे भाई, अब तो मेरा मनोबल डाउन हो गया, तो मैं वीडियो छोड़ दूंगा। यार अजीब आदमी हो यार। वीडियो छोड़ने का मतलब है कि आपने कुछ नहीं सीखा। किताब छोड़ने का मतलब है आपने कुछ नहीं सीखा। किसी टीचर से ऑफलाइन आप पढ़ते हो, उसका मतलब है, उसको छोड़ने का मतलब है कि आपने कुछ नहीं उससे सीखा, यानी अपना ही हानि किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है? इसलिए मैं कहता हूं यू आर ग्रेट, यू आर यूनिक, तुम शेर हो। ठीक है, बात करेंगे इस क्वेश्चन की तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर चला जाएगा। बच्चे करें सर 4 के साथ चला जाएगा, वो तो चलो ठीक है, लेकिन यहां पर 3 के साथ चला जाएगा, मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है? मूल्यांकन नहीं है। क्रियाशीलता, वास्तविकता और उपयोगिता, ये तीनों भाग है, लेकिन मूल्यांकन नहीं है। प्रयोजना विधि की बात करा है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गणित विषय में छात्र की रुचि पैदा करने के लिए प्रभावशाली तरीका होगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में थोड़ा सा करेगा। गणित विषय में छात्र की रुचि पैदा करने के लिए प्रभावशाली तरीका होता कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना, खेल विधि से शिक्षण, विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदना, समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देना। क्या ये हो सकता है? भाई मेरे, गणित विषय में छात्र को रुचि करने का एकमात्र तरीका है कि अन्योन्य क्रिया, और बच्चों के साथ, वो भी कैसे? खेल विधि से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। खेल विधि से बच्चे जैसे जैसे सीखेंगे, प्रभावशाली भी अधिगम रहेगा, शिक्षण भी जो है एक प्रभावशाली तरीके से एक अध्यापक कर पाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे गाइस, बेहतरीन, मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7। जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं, यानी पहले एग्जाम्पल उसके बाद में रूल्स बताए जाते हैं। ठीक है, और उस विधि को हम क्या कहते हैं? आगमन विधि, निगमन विधि, समस्या समाधान या ह्यूरिस्टिक विधि। तो बहुत सिंपल आंसर की बात होती है कि एग्जाम्पल टू हम रूल जाते हैं, और एक होता है रूल्स टू एग्जाम्पल। पहले नियम लिखाओ, फिर बाद में उदाहरण दीजिएगा, और यही हम लोग वर्तमान में चला रहे हैं। तो ये वाली तो ये विधि हो गई, हमसे पूछा था ये वाली विधि, एग्जाम्पल और बाद में रूल, तो हमारी आगमन विधि के साथ आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगमन विधि और निगमन विधि के जनक हैं यहाँ पर अरस्तु, ह्यूरिस्टिक विधि के हैं नील आर्मस्ट्रांग। क्वेश्चन नंबर 8। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं। गणित के त्रुटि जो आपकी लिखित कार्य है उसमें त्रुटियां संबंध रखती हैं एक नियम से, दशमलव भिन्न से, मूलभूत क्रियाओं से, या उपयुक्त सभी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। जो आपकी प्राथमिक स्तर की बात नहीं कर रहा, उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। गणित के लिखित कार्य में जो आप करते हो कि भाई ये क्या होता है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने लिख दिया, a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या है सर जी? यहां पर आपने गलती करी है ना। तो कहीं ना कहीं आप कहते हो कि ये मूलभूत क्रियाएं हैं। क्या ये मूलभूत क्रियाएं हैं? बताओ। तो सिंपल सी बात हो जाएगी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी सही दे रहे हैं जहां तक ऑप्शन नंबर 3। बच्चे सभी यार ध्यान दो, हर क्वेश्चन का आंसर उपयुक्त सभी नहीं होता है। मूलभूत क्रियाओं से ही हम लिखित कार्य का अधिकांश त्रुटियां संबंध रखते हैं। ठीक है ना, दशमलव भिन्न, एक नियम, ये तो हमें पता होने चाहिए क्योंकि हम उच्च प्राथमिक स्तर पर हैं। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया गाइस, बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा और उठाइएगा क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। इस क्वेश्चन को देखिएगा। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित नहीं होता है। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित नहीं होता है विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्माण, या एक ही पद्धति का निर्माण। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। दैनिक पाठ योजना आप पढ़ाओगे। अच्छा, पाठ योजना बनाने में कौन महत्वपूर्ण होता है अगर पूछे तो शिक्षक महत्वपूर्ण है। ठीक है, शिक्षक महत्वपूर्ण है। निर्माण में सम्मिलित नहीं है, विषय वस्तु का चयन होना चाहिए। बिल्कुल, पाठ योजना में विषय वस्तु का चयन होना चाहिए। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण बिल्कुल होना चाहिए कि भाई उद्देश्य क्या है, किस लिए पढ़ा रहे हैं, कौन सी विधि से पढ़ा रहे हैं, है ना। लेकिन ये ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि एक ही पद्धति का निर्माण, एक ही पद्धति से हम पढ़ाएंगे। अगर बच्चा ऊब रहा है, बच्चा समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या यही यूज करेंगे? नहीं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। आदि वीडियो समाप्त हो चुकी है। रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य होता है।
रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य होता है कौशलात्मक, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, प्रयोगात्मक। बताएंगे। अनुप्रयोग का मतलब होता है भाई अनुप्रयोग करना, किसी भी चीज को यूज करना, है ना। और आप में क्या कौशल है, क्या ज्ञान है, क्या बोध स्तर है, ये तो आप जानते हो। तो राइट आंसर बच्चे कह रहे हैं सर जी ऑप्शन नंबर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौशलात्मक जो है प्राप्त उद्देश्य सर्वप्रथम, और जो भी किससे है सर जी, रेखा गणित की बात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितना कौशल है बच्चे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वह विधि जो देखो सुनो समझो पर आधारित है, कौन सी विधि कहलाती है? वह विधि जो देखो सुनो समझो पर आधारित है, प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, विश्लेषणात्मक विधि, संश्लेषणात्मक विधि। हमेशा याद रखो कि संश्लेषण और विश्लेषण, संश्लेषण बाद में आता है, विश्लेषण उससे पहले आता है। विश्लेषण को पार्टों में बांट के चीज़ों को सीखा जाता है और इनको संश्लेषण में सभी को एक साथ मिला के, ठीक है। विश्लेषण विधि तर्क पर आधारित होती है और ये राइट आंसर चला जाएगा प्रदर्शन विधि। वह विधि जो देखो सुनो समझो पर आधारित है उसको हम कहते हैं प्रदर्शन विधि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 12, आगे आने वाले 3 से 4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों का श्रेय किसे जाता है? जब हमने टैक्सोनॉमी का सिद्धांत पढ़ा था तो हमने कहा था कि ब्लूम ने तो केवल ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में अच्छी तरीके से डिटेल में बताया था, है ना, लेकिन क्रियात्मक पक्ष के बारे में मसीहा, क्रेथवाल, सिम्पसन और ब्लूम ऑप्शंस हमारे पास 4 हैं। ये क्वेश्चंस बहुत टॉप ट्रेंडिंग में क्वेश्चंस आता है, याद रखना है मेरे भाई अच्छी तरीके से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा वो सिम्पसन के साथ चला जाएगा। क्रियात्मक पक्ष के बारे में जब पूछे सिम्पसन, और अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिफरेंस तय करेगा। अगला क्वेश्चन आपको डिफरेंस तय करेगा कि भाई क्रियात्मक पक्ष में हमने सिम्पसन लगा दिया था, क्या ज्ञानात्मक पक्ष में भी सिम्पसन होगा? ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया है? ज्ञानात्मक पक्ष की बात कर रहा है। जब भी हम कहते थे सर जी ब्लूम टैक्सोनॉमी का सिद्धांत, अब यार ऑप्शन क्या है? क्रेथवाल है, ब्लूम है, स्किनर है, सिम्पसन है। तो भाई क्रियात्मक के लिए अगर सिम्पसन जाने जाते थे तो मैंने ये कहा था कि ब्लूम सिद्धांत के लिए आप किसे जानेंगे? तो आप कहोगे सर ब्लूम ने जो दिए थे वो ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में खूब दिए थे, और कहा था कि यहाँ पर 1956 में एक सिद्धांत आया था जिसको टैक्सोनॉमी का सिद्धांत कहा गया, और साथ ही साथ इन्होंने कितने पार्टों में बांटा? 6 पार्टों में बांटा। ज्ञान, समझबूझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। तो क्रियात्मक से सिम्पसन और ज्ञानात्मक से ब्लूम। एक और क्वेश्चन आता है, गणित शिक्षण में पाठ्यपुस्तक का उपयोग निम्नलिखित कारण से नहीं किया जाता है? प्रायोगिक कार्यों से हेतु, प्रस्तावना हेतु, उदाहरण हेतु या समाज हेतु। देखो अब 2 क्वेश्चन बनते हैं यहां से। कहता है कि पाठ्यपुस्तक का उपयोग कारण से किया जाता है और दूसरा नहीं किया जाता है। तो कारण से जब करने की बात हो तो प्रायोगिक कार्यों के लिए किया जाता है, प्रस्तावना हेतु भी किया जाता है। प्रस्तावना नहीं होगी तो भाई पाठ ही कैसा, पाठ्यपुस्तक ही कैसी उसकी। उदाहरण एवं चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है पाठ्यपुस्तक में, जिससे हमारा दिमाग कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अकॉर्डिंग के समाज हेतु नहीं, क्योंकि बच्चे और शिक्षक और स्कूल के मध्य में संबंध होता है पाठ्यपुस्तक का, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। ब्लूम, कर्थवाल तथा मसीहा ने मिलकर किस शिक्षण उद्देश्य पर सर्वाधिक कार्य किया? ब्लूम, कर्थवाल तथा मसीहा ने मिलकर किस शिक्षण उद्देश्य पर सर्वाधिक कार्य किया? यह क्वेश्चन मैंने पहले एक बार आपके वीडियो में मैंने डिस्कस कराया था। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से दे पाएंगे? देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा, क्या ज्ञानात्मक पक्ष चला जाएगा, क्रियात्मक या भावनात्मक? हमने आपसे कहा कि क्रियात्मक के बारे में सबसे पहले हमें बताया, किसने बताया? हमें बताया सिम्पसन ने। ज्ञानात्मक के लिए आपको ब्लूम्स ने बताया। लेकिन जब तीनों भैया आए, तीनों साथ में आए, तो इन्होंने एक नया बताया जिसको इमोशंस की बात करी, भावनात्मक की बात करी, भावात्मक की बात करी। तो सर्वाधिक कार्य करने की बात जो आए तो भावात्मक लगाएंगे, अलग से बात आए तो ज्ञानात्मक लगाएंगे, क्रियात्मक की बात आए तो सिम्पसन लगाएंगे, है ना। तो जब तीनों की बात आए तो भावात्मक लगाएंगे। यह डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 16,
टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ क्या होगा? टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ क्या होगा? बहुत अच्छे। वर्गीकरण, संगत एवं तर्कयुक्त क्रमिक विस्तार प्रक्रिया, या फिर क्रमबद्ध चढ़ाव उतार। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर टैक्सोनॉमी एक शब्द आता है, वो है ग्रीक भाषा का। एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसको टैक्सिस से बना हुआ है। किससे सर बना हुआ है? टैक्सिस से बना हुआ है, जिसका अर्थ है क्रम से रखना, समझ रहे? और नोमोस का अर्थ है जोड़, यानी अगर हम कहें कि क्रमबद्ध की बात करता है, उतार चढ़ाव की बात करता है। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सर जी चला जाएगा डी के साथ। वर्गीकरण नहीं, वो तो टैक्सोनॉमी, वो वर्गीकरण का सिद्धांत होता है मेरे भाई, तो याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर चला जाएगा 4 के साथ। एक और क्वेश्चन आता है कि ये बताओ, सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? तो भैया लीनियस की पुस्तक है, ठीक है, लीनियस की पुस्तक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, जवाब दीजिए, पढ़िएगा, और क्वेश्चन बहुत ही गजब का है, क्वेश्चन बहुत ही गजब का है, बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत बढ़िया। तो सर जी अगर हम बात करें, क्या सर जी, अगर हम बात करें सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना जाता है? सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है ज्ञानात्मक पक्ष में? ज्ञान, मूल्यांकन, विश्लेषण या संश्लेषण? तो भाई सिंपल सी बात है, आपने ये खूब अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि कितने संज्ञानात्मक पक्ष में 6 पक्षों के बारे में बात करी है, और वो 6 पक्ष कौन से थे आपको पता है क्या? 6 पक्ष कौन से थे भाई? सिंपल सी बात है, कितने दिए थे संज्ञानात्मक पक्ष में? 6 पक्ष दिए थे। पहला आपका था ज्ञान, पहला आपका था ज्ञान, ज्ञान के बाद समझबूझ था, फिर हम चीज़ों को प्रयोग करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे, फिर हम विश्लेषण करेंगे कितनी चीज़ है, फिर हम संश्लेषण करेंगे, और लास्ट में था हमारा मूल्यांकन। तो ये बताओ, मूल्यांकन का उच्च स्तर होता है, तो हमें उच्च स्तर पे पूछा गया कि उच्च स्तर क्या होना चाहिए ज्ञानात्मक पक्ष में। अच्छा, किया किसने था? तो ब्लूम ने। कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष? कितने भागों में? 6 भागों में। याद रखिएगा इस चीज को, है ना, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, बालक में आदत का विकास होना किस पक्ष का अंश है? दोस्तों यहाँ पर वीडियो को लाइक करें, और पहली बार जो हमारी बहन, जो हमारा भाई आया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है क्वेश्चन आज बहुत गलत हुए हों, हो सकता है आगे आने वाला साल आपके लिए बेहतर हो जाए, क्योंकि गलतियां आदमी का सुधार करने का प्रयास करने की कोशिश करती हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। बालकों में आदत का विकास होना किस पक्ष का अंश है? तो बालकों में आदत का विकास होना गाइज क्या क्रियात्मक का है, ज्ञानात्मक है, संवेगात्मक, या तीनों सही है? आदत का जो विकास होता है वो तुम्हारे क्रिया पर आधारित होता है, क्रिया पर, मेंटल पोजीशन की बात नहीं करता है सर, ये क्रिया पर आधारित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन टॉप ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है, इसको स्टार बना के अपनी कॉपी में नोट करें, ठीक है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, बालक में स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है? बालक में स्वाभाविकरण की क्रिया, हम नीचे वीडियो के आपको लिंक दे देंगे, 7 से 8 वीडियो वो भी होंगी, वो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दी है पेडागोजी, मैथ पेडागोजी की, अलग से देख लीजिएगा। सीटेट की सारी पेडागोजी की बात करें, एमपी टेट, रीट, यूपी टेट, जहाँ से भी आप हैं मुझे कमेंट तो एक बार करें कि पता तो चले हमारे बच्चे कहाँ से हैं, इसलिए मुझे पता चले, और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। हाँ जी, बहुत सारे बच्चे सीजी टेट के हैं, है ना, पंजाब हरियाणा की बात होती है, बिहार वाले बच्चे, बहुत सैल्यूट है आप सभी को। और दूसरी चीज़, हिमाचल प्रदेश के भी बच्चे बहुत सारे हैं, गुजरात महाराष्ट्र के भी बच्चे हैं। तो अगर हम बात करें बालक में स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से जुड़ी होती है, तो यह प्रत्यक्षीकरण से होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, ब्लूम ने किस आधार पर अधिगम के लिए उद्देश्य निर्धारित किए हैं? ब्लूम ने किस आधार पर अधिगम के लिए उद्देश्य निर्धारित किए हैं? तो भाई उद्देश्य का मतलब क्या है? वातावरण के लिए किए हैं, व्यवहार परिवर्तन के लिए किए हैं, क्या विषय वस्तु के लिए, या बौद्ध पक्ष के लिए? तो यार सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात यह है कि भाई, सिंपल सी बात यह है कि व्यवहार परिवर्तन के लिए ही राइट आंसर चला जाएगा। किसके लिए सर जी? व्यवहार परिवर्तन के लिए ही। कौन सा? ज्ञानात्मक पक्ष। कितने भागों में? 6 भागों में, है ना, सारी चीजें आपको बताएं। 20 क्वेश्चंस में आपका स्कोर अगर 10 भी है तो भी बहुत अच्छा है, कम भी है तो भी चलेगा, लेकिन इतना तो हो गया तय कि बहुत कुछ सीख गए इस वीडियो से। चैनल को सब्सक्राइब हर बहन हर भाई इस बेस पर कर ले कि अगले साल तक आपको यही उद्देश्य, यही एक बहुत तेजी से हमें यही प्रयास लगा हुआ है। जैसे नहीं किसी को एकदम नींद नहीं आती है, ऐसे हमें पढ़ाने में आपके लिए सोचते रहते हैं, पूरे
3-4 बज जाता है कि अगले दिन भाई टाइपिंग करनी, ये करना, वो करना, क्वेश्चंस को लाना है, किस तरीके से राज्य में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं भाई, है ना। सारी चीज़ें आपके लिए ही यहाँ प्रोवाइड कराने की कोशिश है। अगले साल तक मैं आपको यहाँ पर एक सरकारी सीट दिलाने की कोशिश करूँगा। आप सभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हरदम आप मुस्कुराते रहेगा, मस्त रहिए, आबाद रहिए, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल, इंकलाब, जिंदाबाद, जय हिंद।